नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पढ़ेंगे। तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी शख्सियत है। तो सभी इस वीडियो को पूरा देखना और उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर और अंतिम तक देखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं अपने वीडियो को। स्टार्ट करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 को ओडिशा के कटक शहर में हिंदू कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था। जानकीनाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। पहले वे सरकारी वकील थे, मगर बाद में उन्होंने निजी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। उन्होंने कटक की महापालिका में लंबे समय तक काम किया था और वे बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे थे। अंग्रेज सरकार ने उन्हें राय बहादुर की का खिताब दिया था। यानी पहले अंग्रेज जो सरकार थी वो राय बहादुर ऐसी उपाधियां दिया करती थी। जैसे राय बहादुर हो गया और सर की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि, नाइट की उपाधि, ऐसी उपाधियां दिया करती थी। प्रभावती देवी के पिता का नाम गंगा नारायण दत्त था। दत्त परिवार को कोलकाता का एक कुलीन परिवार माना जाता था। प्रभावती और जानकीनाथ बोस की कुल मिलाकर 14 संतानें थी, जिसमें 6 बेटियां और 8 बेटे थे। सुभाष उनकी 9वीं संतान और 5वें बेटे थे। अपने सभी भाइयों में से सुभाष को सबसे अधिक लगाव शरद चंद्र से था। शरद बाबू प्रभावती और जानकी नाथ के दूसरे बेटे थे। सुभाष उन्हें मेजदा कहते थे। शरद बाबू की पत्नी का नाम विभावती था। थोड़ा सा गौर करिएगा, यहाँ पे प्रभावती और यहाँ पे विभावती। शरद बाबू की पत्नी का नाम विभावती था, जबकि जानकीनाथ की पत्नी का नाम प्रभावती था, यानी बोस की माँ का नाम प्रभावती था। ये एक चित्र है जो नेताजी का फैमिली की फोटो है। अब थोड़ा और पढ़ते हैं आगे। जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी, कटक बंगाल प्रेसिडेंसी का ओडिशा डिवीजन, ब्रिटिश भारत में। राष्ट्रीयता भारतीय थी। शिक्षा बीए ऑनर्स शिक्षा प्राप्त की कलकत्ता विश्वविद्यालय से। पदवी अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1938 ईस्वी। सुप्रीम कमांडर आज़ाद हिंद फौज, उन्होंने एक आज़ाद हिंद फौज नाम से फौज तैयार की थी। प्रसिद्धि कारण भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी सेनानी तथा सबसे बड़े नेता थे। राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1921-1940 तक, फिर फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 से 1940 तक। जीवन साथी एमिली सेंकल 1937 में विवाह, किंतु जनता को 1993 में पता चला। 1937 में तो विवाह किया, लेकिन जनता को 1993 में पता चला। बच्चे अनिता बोस फाफ, संबंधी शरत चंद्र बोस भाई, शिशिर कुमार बोस भतीजा। आगे और पढ़ते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जब नेताजी ने जापान और जर्मनी से सहायता लेने का प्रयास किया था, तो ब्रिटिश सरकार ने अपने गुप्तचरों को 1941 में उन्हें खत्म करने का आदेश दिया था। मैं बीच बीच में टॉपिक उठा रहा हूँ, पूरा पढ़ना हो तो आप किसी भी बुक से पढ़िएगा। बीच बीच में से आपको बातें बता रहा हूँ। नेताजी ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया था और जापानी नेता के साथ मिलकर
ब्रिटिश व कॉमनवेल्थ सेना से बर्मा सहित इम्फाल और कोहिमा में एक साथ जमकर मोर्चा लिया। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई, जिसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मांचुको और आयरलैंड सहित 11 देशों की सरकारों ने मान्यता दी थी। जापान ने अंडमान व निकोबार द्वीप इस अस्थायी सरकार को दे दिए। सुभाष उन द्वीपों में गए और उनका नया नामकरण किया। 1944 को आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पर दोबारा आक्रमण किया और कुछ भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजों से मुक्त भी करा लिया। कोहिमा का युद्ध 4 अप्रैल 1944 से 22 जून 1944 तक लड़ा गया एक भयंकर युद्ध था। इस युद्ध में जापानी सेना को पीछे हटना पड़ा था और यही एक महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध हुआ। 6 जुलाई 1944 को उन्होंने रंगून रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी के नाम एक प्रसारण जारी किया, जिसमें उन्होंने इस निर्णायक युद्ध में विजय के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी। ये थोड़ा गौर करिएगा। 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी के नाम एक प्रसारण जारी किया, जिसमें उन्होंने इस निर्णायक युद्ध में विजय के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी। नेताजी की मृत्यु को लेकर आज भी विवाद है। जहां जापान में प्रतिवर्ष 18 अगस्त को उनका शहीद दिवस धूमधाम से मनाया जाता है और वहीं भारत में रहने वाले उनके परिवार के लोगों का आज भी यह मानना है कि सुभाष की मौत 1945 में नहीं हुई, वे उसके बाद रूस में नज़रबंद थे। यदि ऐसा नहीं है तो भारत सरकार ने उनकी मृत्यु से संबंधित दस्तावेज अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं किए? यथासंभव नेताजी की मौत नहीं हुई थी। 16 जनवरी 2014 गुरुवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने नेताजी के लापता होने के रहस्य से जुड़े खुफिया दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ के गठन का आदेश दिया था। स्वतंत्रता संग्राम में प्रवेश और कार्य। कोलकाता के स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास के कार्य से प्रेरित होकर सुभाष दास बाबू के साथ काम करना चाहते थे। इंग्लैंड से उन्होंने दास बाबू को खत लिखकर उनके साथ काम करने की इच्छा प्रकट की। रविंद्रनाथ ठाकुर की सलाह के अनुसार भारत वापस आने पर वे सर्वप्रथम मुंबई गए और महात्मा गांधी से मिले। मुंबई में गांधी जी मणि भवन में निवास करते थे। वहां 20 जुलाई 1921 को गांधी जी और सुभाष के बीच पहली मुलाकात हुई। गांधी जी ने उन्हें कोलकाता जाकर दास बाबू के साथ काम करने की सलाह दी। इसके बाद सुभाष कोलकाता आकर दास बाबू से मिले। उन दिनों गांधी जी ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन चला रखा था। दास बाबू इस आंदोलन का बंगाल में नेतृत्व कर रहे थे। उनके साथ सुभाष इस आंदोलन में सहभागी हो गए। 1922 में दास बाबू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। विधानसभा के अंदर से अंग्रेज सरकार का विरोध करने के लिए कोलकाता महापालिका का चुनाव स्वराज पार्टी ने लड़कर जीता और दास बाबू कोलकाता के महापौर बन गए। उन्होंने सुभाष को महापालिका का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी बनाया। सुभाष ने अपने कार्यकाल में कोलकाता महापालिका का पूरा ढांचा और काम करने का तरीका ही बदल डाला। कोलकाता के सभी रास्तों के अंग्रेजी नाम बदलकर उन्हें भारतीय नाम दिए गए। स्वतंत्रता संग्राम में प्राण न्यौछावर करने वालों के परिवारजनों को महापालिका में नौकरी मिलने लगी। क्या बात थी। बहुत जल्द ही सुभाष देश के एक महत्वपूर्ण युवा नेता बन गए। जवाहरलाल नेहरू के साथ सुभाष ने कांग्रेस के अंतर्गत युवकों की इंडिपेंडेंस लीग शुरू की। 1927 में जब साइमन कमीशन भारत आया तब कांग्रेस ने उसे काले झंडे दिखाए
कोलकाता में सुभाष ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। साइमन कमीशन को जवाब देने के लिए कांग्रेस ने भारत का भावी संविधान बनाने का काम 8 सदस्यीय आयोग को सौंपा। मोतीलाल नेहरू इस आयोग के अध्यक्ष और सुभाष उसके एक सदस्य थे। इस आयोग ने नेहरू रिपोर्ट पेश की। 1928 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कोलकाता में हुआ। इस अधिवेशन में सुभाष ने खाकी गणवेश धारण करके मोतीलाल नेहरू को सैन्य तरीके से सलामी दी। गांधी जी उन दिनों पूर्ण स्वराज की मांग से सहमत नहीं थे। इस अधिवेशन में उन्होंने अंग्रेज सरकार से डोमिनियन स्टेटस मांगने की ठान ली थी, लेकिन सुभाष बाबू और जवाहरलाल नेहरू को पूर्ण स्वराज की मांग से पीछे हटना मंजूर नहीं था। अंत में यह तय किया गया कि अंग्रेज सरकार को डोमिनियन स्टेटस देने के लिए 1 साल का वक्त दिया जाए। अगर 1 साल में अंग्रेज सरकार ने यह मांग पूरी नहीं की तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज की मांग करेगी, परंतु अंग्रेज सरकार ने यह मांग पूरी नहीं की। इसलिए 1930 में जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में हुआ, तब ऐसा तय किया गया कि 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। गौर से देखिएगा, 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और 1930 में यह वार्षिक अधिवेशन हुआ। 26 जनवरी 1931 को कोलकाता में राष्ट्र ध्वज फहराकर सुभाष का विशाल मोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे। तभी पुलिस ने उन पर लाठी चलाई और उन्हें घायल कर जेल भेज दिया। जब सुभाष जेल में थे तब गांधी जी ने अंग्रेज सरकार से समझौता किया और सब कैदियों को रिहा करवा दिया, लेकिन अंग्रेज सरकार ने भगत सिंह जैसे, गौर करिएगा, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को रिहा करने से इनकार कर दिया। भगत सिंह की फांसी माफ कराने के लिए गांधी जी ने सरकार से बात तो की, परंतु नरमी के साथ। सुभाष चाहते थे कि इस विषय पर गांधी जी अंग्रेज सरकार के साथ किया गया समझौता तोड़ दें, लेकिन गांधी जी अपनी ओर से दिया गया वचन तोड़ने को राजी नहीं थे। अंग्रेज सरकार अपने स्थान पर अड़ी रही और भगत सिंह व उनके साथियों को फांसी दे दी गई। भगत सिंह को न बचा पाने पर सुभाष गांधी और कांग्रेस के तरीकों में बहुत नाराज हो गए थे। अब आगे देखिए, सन 1934 में जब सुभाष ऑस्ट्रिया में अपना इलाज कराने हेतु ठहरे हुए थे, उस समय उन्हें अपनी पुस्तक लिखने हेतु एक अंग्रेजी जानने वाले टाइपिस्ट की आवश्यकता हुई। उनके एक मित्र ने एमिली सेंकल नाम की एक ऑस्ट्रियन महिला से उनकी मुलाकात करा दी। एमिली के पिता एक प्रसिद्ध पशु चिकित्सक थे। सुभाष एमिली की ओर आकर्षित हुए और उन दोनों में स्वाभाविक प्रेम हो गया। नाजी जर्मनी के सख्त कानूनों को देखते हुए उन दोनों ने सन 1942 में बाड गस्टिन नामक स्थान पर हिंदू पद्धति से विवाह रचा लिया। वियना में एमिली ने एक पुत्री को जन्म दिया। सुभाष ने उसे पहली बार तब देखा जब वह मुश्किल से 4 सप्ताह की थी। उन्होंने उसका नाम अनीता बोस रखा था। अगस्त 1945 में ताइवान में हुई तथाकथित विमान दुर्घटना में जब सुभाष की मौत हुई, अनीता 3.25 साल की थी। अनीता अभी जीवित है। उनका नाम अनीता बोस फाफ है। अपने पिता के परिवारजनों से मिलने अनीता फाफ कभी कभी भारत भी आती है। 1938 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हरिपुरा में होना तय हुआ। इस अधिवेशन में पहले गांधी जी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सुभाष को चुना और यह कांग्रेस का 51वां अधिवेशन था। इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस का स्वागत 51 बैलों द्वारा खींचे हुए रथ में किया गया। इस अधिवेशन में सुभाष का अध्यक्षीय भाषण बहुत ही प्रभावी हुआ। किसी भी भारतीय राजनीतिक व्यक्ति ने शायद ही अपना प्रभावी भाषण कभी दिया हो। अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में सुभाष ने योजना आयोग की स्थापना की।
जवाहरलाल नेहरू इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए। सुभाष ने बंगलोर में मशहूर वैज्ञानिक सर विश्वेश्वरैया की अध्यक्षता में एक विज्ञापन प्रसिद्ध परिषद की स्थापना भी की। 1937 में जापान ने चीन पर आक्रमण कर दिया। सुभाष की अध्यक्षता में कांग्रेस ने चीनी जनता की सहायता के लिए डॉक्टर द्वारका नाथ कोटनिस के नेतृत्व में चिकित्सीय दल भेजने का निर्णय लिया। आगे चलकर जब सुभाष ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जापान से सहयोग किया, तब कई लोग उन्हें जापान की कठपुतली और फैसिस्ट कहने लगे। मगर इस घटना से यह सिद्ध होता है कि सुभाष न तो जापान की कठपुतली थे और न ही वे फैसिस्ट विचारधारा से सहमत थे। 1938 में गांधी जी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सुभाष को चुना तो था, मगर उन्हें सुभाष की कार्यपद्धति पसंद नहीं आई। इस दौरान यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के बादल छा गए थे। सुभाष चाहते थे कि इंग्लैंड की इस कठिनाई का लाभ उठाकर भारत का स्वतंत्रता संग्राम अधिक तीव्र किया जाए। उन्होंने अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में इस ओर कदम उठाना भी शुरू कर दिया था, परंतु गांधी जी इससे सहमत नहीं थे। 1939 में जब नया कांग्रेस अध्यक्ष चुनने का समय आया, तब सुभाष चाहते थे कि ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष बनाया जाए जो इस मामले में किसी दबाव के आगे बिल्कुल न झुके। ऐसा किसी दूसरे व्यक्ति के सामने न आने पर सुभाष ने स्वयं कांग्रेस अध्यक्ष बने रहना चाहा, लेकिन गांधी जी उन्हें अध्यक्ष पद से हटाना चाहते थे। गांधी जी ने अध्यक्ष पद के लिए पट्टाभी सिद्धारमैया को चुना। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने गांधी को पत्र लिखकर सुभाष को ही अध्यक्ष बनाने का निवेदन किया। प्रफुल्ल चंद्र राय और मेघनाद साहा जैसे वैज्ञानिक भी सुभाष को ही फिर से अध्यक्ष के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन गांधी जी ने इस मामले में किसी की बात नहीं मानी। कोई समझौता न हो पाने पर बहुत वर्षों बाद कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ। सब समझते थे कि जब महात्मा गांधी ने पट्टाभी सिद्धारमैया का साथ दिया है, तब वे चुनाव आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन वास्तव में सुभाष को चुनाव में 1580 मत और सिद्धारमैया को 1377 मत मिले। गांधी जी के विरोध में के बावजूद सुभाष बाबू 203 मतों से चुनाव जीत गए, मगर चुनाव के नतीजे के साथ बात खत्म नहीं हुई। गांधी जी ने पट्टाभी सिद्धारमैया की हार को अपनी हार बताकर अपने साथियों से कह दिया कि अगर वे सुभाष के तरीकों से सहमत नहीं हैं तो वे कांग्रेस से हट सकते हैं। इसके बाद कांग्रेस कार्यकारिणी के 14 में से 12 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। जवाहरलाल नेहरू तटस्थ बने रहे और अकेले सरदबाबू सुभाष के साथ रहे। 1939 का वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ। इस अधिवेशन के समय सुभाष बाबू तेज बुखार से इतने बीमार हो गए थे कि उन्हें स्ट्रेचर पर लिटाकर अधिवेशन में लाना पड़ा। गांधी जी स्वयं भी इस अधिवेशन में उपस्थित नहीं रहे और उनके साथियों ने भी सुभाष को कोई सहयोग नहीं दिया। अधिवेशन के बाद सुभाष ने समझौते के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन गांधी जी और उनके साथियों ने उनकी एक न मानी। परिस्थिति ऐसी बन गई कि सुभाष कुछ काम ही न कर पाए। आखिर में तंग आकर 29 अप्रैल 1939 को सुभाष ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। गौर करना, अब 29 अप्रैल 1939 को सुभाष ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। किसकी वजह से? एक माने तो गांधी जी की वजह से। इसके आगे पढ़ते हैं। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करो, कमेंट भी कर दिया करो साथ के साथ। हिरोशिमा और नागासाकी के विध्वंस के बाद सारे संदर्भ ही बदल गए। आत्मसमर्पण के उपरांत जापान 4-5 वर्षों तक अमेरिका के पांव तले कहराता रहा। यही कारण था कि नेताजी और आज़ाद हिंद सेना का रोमहर्षक इतिहास टोक्यो के अभिलेखागार में वर्षों तक पड़ा धूल खाता रहा।
नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज पर चलाए गए मुकदमे ने नेताजी के यश में वर्णनातीत वृद्धि की और वे लोकप्रियता के शिखर पर जा पहुंचे। अंग्रेजों के द्वारा किए गए विधिवत दुष्प्रचार तथा तत्कालीन प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा सुभाष के विरोध के बावजूद सारे देश को झकझोर देने वाले उस मुकदमे के बाद माताएं अपने बेटों को सुभाष का नाम देने में गर्व का अनुभव करने लगी। घर घर में राणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज के जोड़ पर नेताजी का चित्र भी दिखाई देने लगा। आज़ाद हिंद फौज के माध्यम से भारत को अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद करने का नेताजी का प्रयास प्रत्यक्ष रूप में सफल नहीं हो सका, किंतु दूरगामी परिणाम हुआ। सन 1946 के नौसेना विद्रोह इसका उदाहरण है। नौसेना विद्रोह के बाद ही ब्रिटेन को विश्वास हो गया कि अब भारतीय सेना के बल पर भारत में शासन नहीं किया जा सकता और भारत को स्वतंत्र करने के अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा। आज़ाद हिंद फौज को छोड़कर विश्व इतिहास में ऐसा कोई भी दृष्टांत नहीं मिलता जहां 30-35 हजार युद्धबंदियों ने संगठित होकर अपने देश की आज़ादी के लिए सेना ऐसा प्रबल संघर्ष छेड़ा हो। जहां स्वतंत्रता से पूर्व विदेशी शासक नेताजी की सामर्थ्य से घबराते रहे, तो स्वतंत्रता के उपरांत देशी सत्ताधीश जनमानस पर उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व के अमिट प्रभाव से घबराते रहे। स्वातंत्र्य वीर सावरकर ने स्वतंत्रता के उपरांत देश के क्रांतिकारियों के एक सम्मेलन का आयोजन किया था और उसमें अध्यक्ष के आसन पर नेताजी के तैलचित्र को आसीन किया था। यह एक क्रांतिवीर द्वारा दूसरे क्रांतिवीर को दी गई अभूतपूर्व सलामी थी। थोड़ा और पढ़ते हैं, उसके बाद वीडियो को समाप्त करते हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जय हिंद जैसे नारों से आज़ादी की लड़ाई को नई ऊर्जा देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 125वीं जयंती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के उन महान स्वतंत्रता सेनानियों में शामिल है जिनसे आज के दौर का युवा वर्ग प्रेरणा लेता है। सरकार ने नेताजी को जन्मदिन को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की है और उनके जीवन से जुड़ी 10 खास बातें देखते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा बंगाल डिवीजन के कटक में हुआ था। बोस के पिता का नाम जानकीनाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था। जानकीनाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। प्रभावती जानकीनाथ बोस की कुल मिलाकर 14 संतान थी, जिसमें 6 बेटियां और 8 बेटे थे। सुभाष चंद्र उनकी 9वीं संतान और 5वें बेटे थे। नेताजी की प्रारंभिक पढ़ाई कटक के रेवेशो कॉलेजिएट स्कूल में हुई। इसके बाद उनकी शिक्षा कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज से हुई। इसके बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी के लिए उनके माता पिता ने बोस को इंग्लैंड कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेज दिया। 1920 में उन्होंने इंग्लैंड में सिविल सर्विस परीक्षा पास की, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में हिस्सा लेने के लिए उन्होंने जॉब छोड़ दी थी। सिविल सर्विस छोड़ने के बाद वह देश के अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद कराने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़ गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना से वे काफ़ी विचलित थे। कांग्रेस में महात्मा गांधी उदार दल का नेतृत्व करते थे, तो वहीं सुभाष चंद्र बोस जोशीले क्रांतिकारी दल के प्रिय थे। इसलिए नेताजी गांधी जी
के विचार से सहमत नहीं थे। हालांकि दोनों का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक था कि भारत को आज़ाद कराया जाए। नेताजी का ऐसा मानना था कि अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए सशक्त क्रांति की आवश्यकता है, तो वहीं गांधी जी अहिंसक आंदोलन में विश्वास करते थे। साल 1938 में नेताजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए, जिसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया। 1939 के कांग्रेस अधिवेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के समर्थन में खड़े पट्टाभी सितारमेया को हराकर विजय प्राप्त की और इस पर गांधी जी और बोस के बीच अनबन बढ़ गई, जिसके बाद नेताजी ने खुद ही कांग्रेस को छोड़ दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने साल 1937 में अपनी सेक्रेटरी और ऑस्ट्रियन युवती एमिली से शादी की। दोनों की एक बेटी अनीता हुई और वर्तमान में वो जर्मनी में अपने परिवार के साथ रहती है। अंग्रेजों से भारत को आज़ाद कराने के लिए नेताजी ने 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना करते हुए आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और इसके बाद सुभाष चंद्र बोस अपनी फौज के साथ 4 जुलाई 1944 को बर्मा अब म्यांमार पहुंचे। यहाँ उन्होंने नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। 1921 और 41 के दौरान वो पूर्ण स्वराज के लिए कई बार जेल भी गए थे। उनका मानना था कि अहिंसा के जरिए स्वतंत्रता नहीं पाई जा सकती। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने सोवियत संघ, नाजी जर्मनी, जापान जैसे देशों की यात्रा की और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सहयोग मांगा। उन्होंने आज़ाद हिंद रेडियो स्टेशन जर्मनी में शुरू किया और पूर्वी एशिया में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया। सुभाष चंद्र बोस मानते थे कि भगवत गीता उनके लिए प्रेरणा का मुख्य जरिया थी। 3 जांच आयोग मगर नहीं सुलझी गुत्थी। 18 अगस्त 1945 को ताइपेई में हुई एक विमान दुर्घटना के बाद नेताजी लापता हो गए थे। घटना को लेकर 3 जांच आयोग बैठे, जिसमें से 2 जांच आयोग ने दावा किया कि दुर्घटना के बाद नेताजी की मृत्यु हो गई थी, जबकि न्यायमूर्ति M.K. मुखर्जी की अध्यक्षता वाले तीसरे जांच आयोग का दावा था कि घटना के बाद नेताजी जीवित थे। इस विवाद ने बोस के परिवार के सदस्यों के बीच भी विभाजन ला दिया था। 100 गोपनीय दस्तावेज अब सार्वजनिक। 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी 100 गोपनीय फाइलों का डिजिटल संस्करण सार्वजनिक किया। यह दिल्ली स्थित राष्ट्रीय अभिलेखागार में मौजूद है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और मुझे लगता है कि वीडियो काफ़ी बड़ी भी हो गई है, लेकिन हम एक ऐसे क्रांतिकारी के बारे में पढ़ रहे थे जो स्वतंत्रता के लिए बहुत ही आगे सोचने वाला व्यक्ति था। और हमें गर्व है कि ऐसे व्यक्ति हमारे बीच थे जिन्होंने स्वतंत्रता को पहले चुना। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और भी वीडियो को मैं लाता रहूँगा। थैंक यू।